बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर की एक्सरसाइज ही को डिस्कस कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। हमने समझने की कोशिश की थी एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज में जो स्टेटमेंट्स हैं उनका मतलब क्या है और दी गई ऑप्शंस में से एक्यूरेट वन ऑप्शन कौन सी है। आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन को, जो कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स के नाम से बुक में मेंशन्ड है, दिया गया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से सवालात हैं जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज में लॉन्ग फॉर्म में दिए गए हैं। नंबर 1, बायो एनर्जेटिक्स विद रिलेशन टू रिडॉक्स रिएक्शंस। बायो एनर्जेटिक्स के बारे में बताइए, रिडॉक्स रिएक्शन के कंटेक्स्ट में बताइए। इसका क्या मतलब है? रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसी तरह से रिडक्शन रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों रिएक्शंस को मजमूई तौर पे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लो चार्ट के ज़रिए ये समझने की कोशिश भी की थी कि किस तरह से सबसे पहले ऑक्सीडेशन से भी पहले रिडक्शन का अमल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज में हाई एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दूसरे मरहले में ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। तीसरे मरहले में इनके टूटने से निकलने वाली एनर्जी एटीपी की केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी मरहले में जब ज़रूरत पड़ती है एटीपी का बॉन्ड फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है और वो सेल की एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है। वो मेंटेनेंस में मदद देती है, मेटाबॉलिज्म में मदद देती है, केमिकल सिंथेसिस में हेल्प आउट करती है, मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाए तो आपने इसकी तैयारी के लिए रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 को, और इसमें आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को मेंशन करना है, उनकी डिटेल को डिस्कस करना है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाले फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ATP as chief energy currency for all cells। ATP एनर्जी करेंसी है तमाम के तमाम सेल्स के लिए जो जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था ATP जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एब्रीवेशन है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक 5 कार्बन राइबोज शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि 3 की तादाद में टिल्ड बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, और एक नाइट्रोजन बेस एडिनिन है जो कि डबल रिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था टिल्ड का बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड है। एक बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी खारिज होती है, और ATP के टूटने से ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। ADP की फर्दर ब्रेकडाउन से AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इस अमल के दौरान हाइड्रोलिसिस के दौरान जो कि वाटर की मौजूदगी में होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी की ज़रूरत पूरी हो जाती है AMP दोबारा से ADP में तब्दील हो जाता है, ADP दोबारा से ATP में तब्दील हो जाता है। और हमने डिस्कस किया था ATP बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपनी मनी को बैंक अकाउंट में रखते हैं, ATM के ज़रिए से डिपॉजिट करवाने के बाद अगर निकालनी हो तो वहाँ से ट्रांजैक्शन के ज़रिए से विड्रॉ करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही हमारा जिस्म एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में बैंक के अंदर स्टोर कर लेता है और बवक्ते ज़रूरत एटीपी टूटती है और ये एनर्जी हमें मुयस्सर आती है। ये तमाम तफसीलात आप लोग इस सवाल के जवाब में लिख सकते हैं। जवाब की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे सवाल में पूछा गया है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। रोशनी का और क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है, वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी पौधे के पत्ते पे पड़ती है तभी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और 99% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, 1% लाइट एब्जॉर्ब होती है और मोस्ट इफेक्टिव कलर्स रेड और ब्लू कलर हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि रेड और ग्रीन मोस्ट इफेक्टिव कलर हैं और यहाँ पर ख़ास किस्म के पिगमेंट्स होते हैं पौधों में जिन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। ये इन रंगों को जज़ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्लोरोफिल्स का नाम दिया जाता है। क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं और ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सवाल आपको इम्तिहानात में पूछ लिया जाए तो इसके जवाब की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है और उसका जवाब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आउटलाइन प्रोसेसेस इन फोटोसिंथेसिस। सवाल इंतहाई सादा सा है। आपसे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली तब्दीलियों को स्केच आउट कीजिए, याद कीजिए, जहन को ताज़ा कीजिए, यादाश्तों को दोबारा से रिफ्रेश कीजिए। हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस में 2 मराहिल हैं, एक को लाइट रिएक्शन कहते हैं, एक को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। दोनों को स्टेप बाय स्टेप समरी की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में, लाइट रिएक्शन के 4 पॉइंट्स और डार्क रिएक्शन के 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इस सवाल के जवाब में वो समरी लिख करके, डायग्राम ड्रॉ करके मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं और इस सवाल के जवाब की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑन फोटोसिंथेसिस। रिकॉल योर मेमोरी। हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग फैक्टर्स को। लिमिटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि कम या ज़्यादा हों तो फोटोसिंथेसिस मुतासिर होती है, वो उसके लिमिटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के 3 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन हैं और लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किए थे। वो लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों के ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, इन तीनों के कम होने से फोटोसिंथेसिस कम होती है। ये तमाम तफसीलात आप लोग लेक्चर नंबर 5 में समझ चुके हैं। अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, इसके जवाब की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है इसी लेक्चर को, लेक्चर नंबर 5 को। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। बताइए रेस्पिरेशन का अमल कैसे मुकम्मल होता है। रिकॉल योर मेमोरी। हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला ग्लाइकोलिसिस का है जिसमें ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है
ये टूट जाता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में जिसे पायरुविक एसिड कहा जाता है। इसके साथ ATP बनती है, NADH बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड टूटता है 2 कार्बन वाले एसिटाइल को A में और इस काम में मदद देता है कोएंजाइम A। इसके बाद ये एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के अंदर इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है ADP, NAD और FAD की मौजूदगी में और कोएंजाइम A अलग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ATP बनती है, NADH बनता है और FADH2 प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरे मरहले में ये NADH और FADH2 एंटर होते हैं, इनकी ब्रेकडाउन होती है, हाइड्रोजन अलग होती है, ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के दौरान मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और इस दौरान में एनर्जी खारिज होती है और ATP भी प्रोड्यूस होती है और NAD और FAD बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब लिखने के लिए रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सवाल पूछा गया है रेस्पिरेशन की 2 इकसाम में फर्क बयान कीजिए। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन लेक्चर नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एक को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, एक को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, एनएरोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATPs बनते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATPs बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन तमाम जानदारों के लिए मेजर एनर्जी सोर्स है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एनर्जी का सोर्स है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी इससे हासिल होती हैं, जैसा कि चीज़ है और एथेनॉल है वगैरह वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन चूँकि एक मरहले पे मुश्तमिल नहीं होती बल्कि 3 मराहिल में मुकम्मल होती है। पहला मरहला साइटोप्लाज्म में, दूसरा और तीसरा मरहला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि इसके बरअक्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ही मरहला ग्लाइकोलिसिस का है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने तैयार करने के लिए रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 7 को। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आसान सा सवाल है और सवाल का मतलब है बताइए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर का लेक्चर था, उसमें हमने एक टेबल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आइए रिकॉल कर लेते हैं। पहला फ़र्क क्या है? फोटोसिंथेसिस एनाबोलिज्म की एग्जाम्पल है, जिसमें छोटे यूनिट मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और रेस्पिरेशन कैटाबोलिज्म की एग्जाम्पल है, जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटता है छोटे यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। फोटोसिंथेसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट में होता है, रेस्पिरेशन का अमल साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस दिन की रोशनी में होती है, जबकि रेस्पिरेशन ऑल द डे ऑल टाइम होती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस पौधों के लिए एनर्जी का मेजर सोर्स है और रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में वाक़या होती है।
डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कैप्चर हो जाती है बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एटीपी की केमिकल एनर्जी में। डियर स्टूडेंट्स, ये सवालात निहायत अहमियत के हामिल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आपने इन तमाम सवालात को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि इम्तिहानात में अगर ये सवाल पूछ लिए जाएं तो आपकी मुकम्मल तैयारी हो, आप अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो सकें। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।